हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में त्रिज्य खंड के सभी फार्मूला को डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, त्रिज्य खंड का फार्मूला। दोस्तों, त्रिज्य खंड ये एक वृत्त है, इसी पर त्रिज्य खंड का फार्मूला बनता है। तो दोस्तों, पहले हम त्रिज्य खंड का फार्मूला पढ़ने से पहले हम इस वृत्त के बारे में पूरा डिटेल से जान लेते हैं कि वृत्त में त्रिज्या किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं और त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, चाप किसे कहते हैं। दोस्तों, यदि इसको डिटेल से पढ़ लेंगे उसके बाद त्रिज्य खंड का फार्मूला हमारा बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, पहले वृत्त को डिटेल से पढ़ते हैं, उसके बाद त्रिज्य खंड का फार्मूला को समझेंगे। दोस्तों देखिए, ये आपका एक वृत्त है। तो वृत्त में पहला है कि परिधि। परिधि हम किसे कहते हैं? दोस्तों, ये वृत्त के चारों ओर जो लाइन है इसी को हम परिधि बोलते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से चले, ऐसे चलते 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 फिर वापस आ गए, तो दोस्तों ये बाहरी आवरण को ही हम वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो दोस्तों, वृत्त का परिधि समझ में आ गया कि ये चारों ओर के आवरण को हम क्या बोलेंगे? वृत्त का परिधि। दोस्तों, केंद्रक किसे कहते हैं? केंद्र। केंद्र का मतलब, मान लीजिए हम कोई चाप से ऐसे इसको जिसको बनाए हैं तो इसके चारों तरफ जो दूरी होगा वो बराबर होगा केंद्र से। तो दोस्तों, जो बीच इस वृत्त के बीच वाला भाग होगा वही हमारा केंद्र कहलाएगा। दोस्तों, अब त्रिज्या किसे कहते हैं? तो त्रिज्या केंद्र तथा परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये केंद्रक है और केंद्रक से परिधि पर खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। तो दोस्तों देखिए, ये केंद्रक है और केंद्रक से इस परिधि पर खींची गई रेखा को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। तो दोस्तों, आप बोलेंगे कि ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, केंद्रक से कहीं भी परिधि पर यदि एक रेखा खींच देंगे तो इसको हम त्रिज्या ही बोलेंगे। तो दोस्तों, त्रिज्या समझ में आ गया। व्यास। अब व्यास किसे कहते हैं? तो परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे पर खींची गई रेखा को हम व्यास बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, परिधि का मान लीजिए कि ये एक सिरा है और ये दूसरा सिरा है, तो हम इसको मिला देंगे तो इसी को व्यास बोलते हैं। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये एक गोला है, दूसरा बना रहा हूँ, ये एक वृत्त है। दोस्तों, थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है लेकिन इस पर ध्यान मत दीजिए। मान लीजिए ये केंद्रक है, ये त्रिज्या है, तो केंद्र से परिधि पर कहीं पर खींचने पर ये त्रिज्या हो गई, लेकिन इसी को बढ़ा देंगे तो ये व्यास हो गया। क्यों? क्योंकि ये दो परिधि के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। और दोस्तों, ये त्रिज्या का दोगुना होता है। यानी देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक आर हो गया और यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, तो ये 2r हो जाएगा। यानी व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो दोस्तों, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है और व्यास का आधा त्रिज्या होता है। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, अब देखिए, जीवा किसे बोलेंगे? ये जीवा किसे बोलेंगे? दोस्तों, जीवा बहुत से बच्चों को समझ ही में नहीं आता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये आसान है। व्यास क्या होता है कि केंद्रक से होकर गुजरता है। जो रेखा केंद्रक से होकर गुजरती है केंद्र से, उसको हम व्यास बोलेंगे। और यदि मान लीजिए हमने ऐसे खींच दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। दोस्तों, जीवा जो होता है केंद्रक से नहीं होकर गुजरता है, वो कहीं भी वृत्त में कहीं भी आप खींच सकते हैं जीवा। तो दोस्तों देखिए, ये जीवा है, ये कहीं भी खींच सकते हैं, लेकिन यदि ये केंद्रक से चला गया तो उसको हम व्यास बोलेंगे। तो दोस्तों, व्यास और जीवा में अंतर क्या है? क्योंकि ये भी व्यास भी दोनों बिंदुओं को मिलाता है परिधि के, और ये भी जीवा भी दोनों केंद्रक, दोनों परिधि की रेखाओं को मिलाता है। तो दोस्तों देखिए, इन दोनों में यही अंतर है कि जीवा जो है कहीं से भी वृत्त में खींचा जा सकता है, लेकिन जो व्यास होता है वो केंद्रक से ही गुजरता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। व्यास और जीवा दोनों एक ही है, लेकिन अंतर क्या है कि व्यास जो है केंद्र से होकर गुजरता है और जीवा जो है केंद्रक से होकर नहीं गुजरता है। दोस्तों, एक वृत्त में अनेक जीवा खींचा जा सकता है। दोस्तों, आप अनेक जीवा खींच सकते हैं कहीं से भी, इसको ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे कहीं भी खींच सकते हैं।
तो दोस्तों जीवा और वृत्त में, जीवा और व्यास में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखिए अब चाप, चाप किसे कहते हैं दोस्तों? मान लीजिए कि ये एक वृत्त है। तो जैसे मान लीजिए कि एक ये त्रिज्या हो गया, एक ये त्रिज्या हो गया। तो दोस्तों ये मान लीजिए ए है, ये बी है। तो ए और बी के इस परिधि के, ए और बी के बीच की दूरी को ही हम चाप बोलते हैं। तो दोस्तों चाप इतना दूरी को हम बोलेंगे। अब त्रिज्य खंड किसे कहते हैं दोस्तों? त्रिज्य खंड चाप और दो त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति को त्रिज्य खंड कहेंगे। दोस्तों त्रिज्य खंड समझ गए आप कि चाप, ये चाप हो गया, और दो त्रिज्य खंड, दो त्रिज्या से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड बोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक त्रिज्या हो, ये मान लीजिए ओ है केंद्रक, तो ओ से ए और ओ से बी और ये चाप, ये पूरे आकृति को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड बोलेंगे। दोस्तों त्रिज्य खंड का मतलब क्या होता है? ये त्रिज्या से जो मिलकर बनी हुई आकृति को हम त्रिज्य खंड बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए ये पूरा वृत्त है, ये एक त्रिज्या हो गया, ये एक त्रिज्या, इससे एक आकृति बन गई इतना जितना मैं घेरा हुआ हूँ। तो ये क्या हो गया? ये पूरे वृत्त का एक छोटा भाग हो गया। तो इसको बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड, इसको लघु त्रिज्य खंड बोलेंगे। और दोस्तों ये जो नहीं घेरा हुआ भाग है, जो इसको क्या बोलेंगे? इसको दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। दोस्तों इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक त्रिज्या है और ये एक त्रिज्या है और ये पूरा बना हुआ है। तो एक वृत्त का ये जो बड़ा वाला भाग होगा दीर्घ त्रिज्य खंड, और जो ये छोटा वाला भाग होगा इसको लघु त्रिज्य खंड बोलेंगे। तो दोस्तों त्रिज्य खंड आसानी से समझ में आ गया। दोस्तों चाप और दो त्रिज्याओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड कहेंगे। तो दोस्तों ये चाप हो गया इतना दूर, और एक त्रिज्या यहाँ हो गया, एक त्रिज्या यहाँ हो गया, तो इसको हम त्रिज्य खंड बोलेंगे। तो दोस्तों एक वृत्त में दो त्रिज्य खंड होता है, एक तो लघु त्रिज्य खंड और एक दीर्घ त्रिज्य खंड। तो दोस्तों ये हो गया। अब वृत्त खंड किसे बोलेंगे? तो दोस्तों देखिए ये मान लीजिए एक वृत्त हो गया, वृत्त खंड यानी कोई भी वृत्त का एक खंड, एक खंड को हम क्या बोलेंगे? वृत्त खंड बोलेंगे। जैसे ये मान लीजिए हो गया, इतना घेर दिया मैं इसको, तो ये क्या हो गया? ये एक वृत्तखंड हो गया। तो वृत्तखंड का परिभाषा क्या है कि जीवा और चाप से घिरी हुई आकृति को वृत्तखंड बोलते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए ए और बी एक जीवा हो गया, तो ए और बी के बीच की ये दूरी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चाप। तो जीवा और चाप से घिरी हुई आकृति को क्या बोलेंगे? वृत्तखंड बोलेंगे। तो ये हो गया, ये छोटा है, ये पूरा वृत्त का एक छोटा सा खंड है, तो इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये बड़ा भाग है तो इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड, इसको दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, इसको लघु वृत्तखंड। तो दोस्तों आपको इतना वृत्त के बारे में समझ में आ गया। आप एक एक करके परिधि, केंद्रक, त्रिज्या, व्यास, जीवा, चाप, त्रिज्य खंड और वृत्तखंड आप जान गए हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे त्रिज्य खंड के सभी फार्मूले को, क्योंकि ये समझना आपको बहुत ज़रूरी था। यदि आप ये बेसिक नहीं समझते तो आप इस त्रिज्य खंड को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए अब फार्मूला को लिखते हैं। दोस्तों पहला फार्मूला है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? देखिए मान लीजिए ये केंद्र है, एक त्रिज्या मैंने ऐसे खींच दिया, एक त्रिज्या ऐसे खींच दिया, और दोस्तों ये ए और बी हो गया। दोस्तों ये त्रिज्य खंड हो गया एक, इसको हम ग्रीन से कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आए। ये क्या है? लघु त्रिज्य खंड है। तो दोस्तों ये एक त्रिज्य खंड है, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, बस इतना का। ये चाप हो गया बीच में, ए से बी के बीच की दूरी को चाप बोलते हैं। तो दोस्तों ये एक लघु त्रिज्य खंड हो गया। इसका फार्मूला होता है कि थीटा बटा में 360 अंश, 360 अंश और पाई आर स्क्वायर। दोस्तों ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है? दोस्तों ये वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो ये पूरा हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। और दोस्तों थीटा का मतलब कहाँ से हम निकालेंगे? देखिए
ये मान लीजिए कि एक त्रिज्यीय खंड है, तो ये कुछ ना कुछ थीटा होगा, क्योंकि ये केंद्र से इस चारों ओर की दूरी 360 अंश का होता है। तो दोस्तों यदि जब ऐसे करेंगे तो ये बीच में थीटा अंश का यानी कुछ ना कुछ कोण ये निकलेगा यहाँ पर, तो वो थीटा हो गया। और टोटल कितना है 360 अंश, तो बटा में 360 अंश और पाई आर स्क्वायर, यानी ये वृत्त का पूरा क्षेत्रफल हो गया। तो वृत्त का पूरा क्षेत्रफल पाई का मान जानते ही हैं, पाई का मान होता है 22/7। तो दोस्तों इसको आप समझ लिए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यदि आपसे इसका पूछे तो कैसे निकालेंगे, तो दूसरा फार्मूला हो गया दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। दोस्तों देखिए हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। मान लीजिए कि ये थीटा है, ये पूरा 360 अंश का है। ये मान लीजिए केंद्रक है, तो ये पूरा ऐसे घूम कर आएंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा घूमने पर, ये 360 अंश हो जाएगा। तो मान लीजिए हमें इतना निकाल दिया, इतना थीटा हमें इतना निकाल देना है, क्योंकि ये तो लघु त्रिज्यीय खंड है, हमें बस ये बड़ा वाला का निकालना है। तो हम लिख देंगे 360 अंश में से थीटा, यानी यहाँ पर थीटा में कुछ भी कोण दे सकता है, निकाल देंगे, और बटा में 360 अंश, और जो ये पाई आर स्क्वायर है इसको लिख देंगे। तो दोस्तों ये दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला हो गया। दोस्तों अब चाप की लंबाई यदि हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहाँ पर लिख देते हैं तीसरा फार्मूला कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। दोस्तों चाप ये ए से बी के बीच की दूरी होता है, तो चाप की लंबाई निकालेंगे तो ये इसका फार्मूला होता है थीटा बटा में 360 अंश और गुणे 2 पाई आर। दोस्तों ये हो गया हमारे चाप की लंबाई निकालने का। दोस्तों यदि लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और दोस्तों क्षेत्रफल का जो भी आंसर आएगा वो स्क्वायर में आएगा, यानी मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। अब दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो ये छोटे त्रिज्यीय खंड को घटा देंगे बड़े क्षेत्र, ये पूरे। दोस्तों देखिए ये इसका दो नियम होता है दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। मान लीजिए कि इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर और इसका घटा देंगे लघु त्रिज्यीय खंड का, तो ऐसे भी आपका निकल जाएगा। और नहीं तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो 360 माइनस थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, और चाप की लंबाई निकालना होगा तो थीटा बराबर थीटा बटा 360 अंश पाई आर। दोस्तों इससे चाप की लंबाई निकल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि त्रिज्यीय खंड का फार्मूला और वृत्त के बारे में आप समझे होंगे। दोस्तों यदि समझ गए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर